आइए हम लोगों को शुरू करना है यूपी स्पेशल, है ना, और उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत कुछ चर्चाएं हम लोगों को करनी है और ऐसे बिंदु हम लोगों को देखने हैं जो आने वाले समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कोशिश ये की जाएगी कि अगर आज की एक क्लास अगर आप कंप्लीट कर ले गए, लगभग 2.5-3 घंटे की जो भी क्लास चलेगी, तो आगामी जो भी पेपर हैं आपको उस पेपर में आपको क्वेश्चन कुछ न कुछ देखने को मिलेंगे। मैप लेकर हमें उम्मीद है कि आप लोग मैप भी लेकर आए होंगे और जहां हमें मैप की ज़रूरत होगी वहां हम लोग मैप का भी सहारा लेंगे। तो आइए अब तक में जो हम लोगों ने भी थोड़ा सा पीछे की क्लास पढ़ी या उस चीज़ों को रिवाइज कराते हैं। तो हमने सबसे पहले आपको बताया कि बात है 1833 की। कब की बात है? 1833 की। 1833 में इस बंगाल प्रेसिडेंसी से इस आगरा प्रेसिडेंसी को क्या किया गया? अलग किया गया और फिर एक नए राज्य के रूप में इसे स्थापित किया गया और वो नया राज्य स्थापित होता है 1836 में। और जब 1836 में ये स्थापित हुआ तो इसे कहा गया उत्तर पश्चिम प्रांत। इसे क्या कहा गया? उत्तर पश्चिम प्रांत। तो हमें ये याद रखना है कि इसका जो नाम रखा गया वो पहला नाम क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत हुआ करता था। और ये उत्तर पश्चिम प्रांत नाम कब रखा गया? 1836 में। इसके बाद मामला चलता है, आगे बढ़ता है और ये मामला जाता है 1877 में। 1877 में इसके नाम में परिवर्तन होता है और इसका नाम रखा जाता है उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत। तो उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत ये नाम कब रखा जाता है? 1877 में। फिर इसके आगे की कहानी शुरू होती है 1877 के आगे की। और 1877 के आगे का जो मामला होता है वो मामला ये होता है कि 1877 के बाद बात आती है 1902 की। 1902 में इसका जो नाम रखा गया वो नाम रखा गया आगरा एवं अवध प्रांत। तो 1902 में इसका नाम रखा गया आगरा एवं अवध प्रांत। और उसके बाद 1937 का मामला आया और 1937 में से जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया संयुक्त प्रांत। ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण है दोस्त, हम लोगों से पेपर में ये चीज़ पूछी जाती है कि इस उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कब कहा गया? तो कब कहा गया? 1937 में कहा गया। तो सबसे पहला जो नाम था वो नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर दूसरा नाम क्या था? उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत। और फिर उसके बाद जो अगला नाम था वो नाम क्या था? आगरा एवं अवध। और 1937 में नाम क्या है? संयुक्त प्रांत। कहानी इसके आगे की बढ़ती है। 1937 के आगे का जब इतिहास देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि संविधान हमारा लागू होने ही वाला था। उसके पहले 24 जनवरी 1950 को, तो 24 जनवरी 1950 को इसका जो नाम रखा गया वो नाम रख दिया गया उत्तर प्रदेश। तो हमें ये याद रखना है कि हमारे अपने राज्य का नाम जो उत्तर प्रदेश है ये नाम कब पड़ा? 24 जनवरी को पड़ा। और इसीलिए 24 जनवरी को हम लोग मनाते हैं उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। और इसकी शुरुआत कब की गई? 2018 में। तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं। और कब से शुरुआत हुई है? 2018 से। और इसी क्रम में अगला मामला आता है, वो आता है नवंबर 1956 में। और नवंबर 1956 में इस राज्य का होता है पुनर्गठन। तो उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? नवंबर 1956 में हुआ था। ये इससे जुड़ी हुई चीज़ें थी। यहाँ पे अगर इसकी राजधानियों के बारे में देखा जाए तो इस उत्तर प्रदेश की जो सबसे पहली राजधानी बनाई गई 1836 में, वो राजधानी क्या थी? आगरा। क्या थी? आगरा। तो सबसे पहली राजधानी आगरा। 1836 के आगे का अगर हम लोग मामला देखते हैं तो पहुँचे 1858 में। और 1858 में इसकी राजधानी बनाई गई प्रयागराज। क्या बनाई गई? प्रयागराज। और 1858 के आगे अगर हम लोग मामला देखें 1921 में, तो 1921 में इसकी राजधानी बनाई गई लखनऊ। और लखनऊ जो इसकी राजधानी बनती है वो किस रूप में? आंशिक रूप में बनती है, मतलब पूर्ण रूप से ये राजधानी नहीं थी। फिर मामला आता है 1935 और 1935 में इस लखनऊ को, किसको? लखनऊ को इस उत्तर प्रदेश की पूर्ण रूप से राजधानी बना दी जाती है। तो उत्तर प्रदेश की जो पूर्ण रूप से राजधानी लखनऊ बनती है वो कब बनती है? 1935 में। आंशिक रूप से कब बनी? 1921 में। ये 1921, 1935, ये 1937। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। पेपर में आपको क्रम दे सकते हैं लगाने के लिए, लखनऊ, प्रयागराज, इलाहाबाद, और हमसे पूछेंगे कि ये उत्तर प्रदेश की जो समय समय पर राजधानियाँ बनी इनका सही क्रम व्यवस्थित करिए, तो वहाँ पे चीज़ों को हमें काम आएगा।
फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश का हम लोग भौगोलिक विस्तार देखते हैं। क्या देखते हैं? भौगोलिक विस्तार। इसके भौगोलिक विस्तार को अगर देखा जाए तो इसका जो भौगोलिक विस्तार है वो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कितने डिग्री? 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री का मतलब ये हो गया कि ये लाइन सोनभद्र से होते हुए गुजरे, ये जो अक्षांश है ये है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये यहाँ से लेकर आप उत्तर में चले जाइए, ये यहाँ पर ये, और इसका जो मामला है वो 30 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। मतलब आप 30 याद रखें, 23-30 ये इतना मामला बनेगा। डिजिट किसी किसी बुक में आगे पीछे रहती है तो उतना बड़ा उसका विवाद नहीं होता है। तो 23-52 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इस यूपी का उत्तरी अक्षांश में क्या है? विस्तार है। 23 से कहाँ तक? 30 तक। हमारा अपना जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है, और ऐसे अगर देखा जाए तो वो पूर्वी देशांतर में पड़ता है। तो यूपी में अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर ये लाइन ऐसे आएगी, ये ऐसे, ये हमारा पूर्वी देशांतर का विस्तार है। और ये है 77 डिग्री, ये 77 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर इधर अगर हम लोग चले आएंगे तो ये 84 डिग्री है, ये 84 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। मतलब इसका जो अक्षांशी विस्तार है वो 23 और 52 है, और इसका जो देशांतरी विस्तार है वो 77 से कहाँ तक है? 84 तक है। इसका मतलब ये हुआ कि यूपी एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ भारत का एक अपना क्या है? राज्य है। इसके कुछ जिलों के बारे में हम लोगों ने देखा, हमने आपको बताया कि ये यूपी का सबसे उत्तरी जिला है, और यूपी का जो सबसे उत्तरी जिला है इस उत्तरी जिले का नाम है सहारनपुर। तो यूपी के सबसे उत्तरी जिले का क्या नाम है? सहारनपुर नाम है। ये यूपी का सबसे दक्षिणी जिला है, और यूपी के सबसे दक्षिणी जिले का नाम है सोनभद्र। क्या नाम है? सोनभद्र। और ये यूपी का यहाँ पे सबसे पश्चिमी जिला है, और इस पश्चिमी जिले का क्या नाम है? शामली। क्या नाम है? शामली। तो यूपी का सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे उत्तरी जिला और सबसे दक्षिणी जिला, और ये यूपी का ये क्षेत्र बना हुआ है ये इस तरह, और इस क्षेत्र का क्या नाम है? बलिया। इसको आपको रटना नहीं, आप मैप में ही देखना। उत्तर में हमें सहारनपुर मिलता है, दक्षिण में हमें सोनभद्र मिलेगा, और पश्चिम में हमें शामली मिलेगा, और उधर हमें क्या मिलेगा? बलिया मिलेगा। तो यूपी का जो भौगोलिक विस्तार हम लोगों ने देखा, तो उत्तर में हम लोगों को क्या मिलता है? सहारनपुर। क्या मिलता है? सहारनपुर। दक्षिण में हम लोगों को क्या मिला? सोनभद्र। और पश्चिम में जो हम लोगों को मिला वो क्या मिला? शामली। क्या मिला? शामली। और पूर्वी विस्तार अगर देखा जाए यूपी का, तो पूर्वी विस्तार हमें क्या मिलता है? बलिया। क्या मिलता है? बलिया। तो ये यूपी के उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी ये ज़िले हुआ करते थे। इसके आगे की चीज़ों को अगर हम लोग देखें, इस यूपी से संबंधित जो मामलों को देखना है कि इस यूपी को कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं। तो यूपी को स्पर्श करने वाले राज्यों में अगर देखा जाए कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो यूपी को स्पर्श करते हैं, तो उसको आप मैप के ही माध्यम से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यूपी को स्पर्श करने वाले राज्यों में अगर देखा जाए यूपी को स्पर्श करने वाले राज्यों में अगर देखा जाए यूपी को स्पर्श करने वाले राज्यों में अगर देखा जाए तो एक राज्य आपको इधर मिलेगा, इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश। तो एक राज्य हिमाचल प्रदेश है। दूसरा राज्य अगर देखा जाए तो ये राज्य यहाँ मिलेगा, इस राज्य का नाम है हरियाणा। क्या नाम है? हरियाणा। तो दूसरा राज्य यहाँ पे हरियाणा है। तीसरे राज्य के रूप में अगर यहाँ पे देखा जाए तो तीसरा राज्य जो मिलेगा हमें, इसका नाम है राजस्थान। क्या नाम है? राजस्थान। ये राजस्थान हो गया। और फिर यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये एक राज्य होगा, और इस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। इसका क्या नाम है? मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। और इसके अलावा अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये एक क्षेत्र हो जाएगा, इस क्षेत्र का नाम है छत्तीसगढ़। क्या नाम है? छत्तीसगढ़। और इसके अलावा अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो ये एक दूसरा राज्य हो जाएगा, इस राज्य का नाम है झारखंड। क्या नाम होगा? झारखंड। और फिर झारखंड के इधर अगर देखा जाए उत्तर में, तो ये कौन सा राज्य है? बिहार। कौन सा है? बिहार। और फिर बिहार के बाद अगर हम लोग इधर देखेंगे तो इस राज्य का नाम है उत्तराखंड।
क्या नाम है? उत्तराखंड। और अगर इस क्षेत्र को देखा जाए तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है? नेपाल की। अर्थात उत्तर प्रदेश को अगर राज्यों को स्पर्श करने वाले मामले में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश 1, हरियाणा 2, राजस्थान 3, मध्य प्रदेश 4, छत्तीसगढ़ 5, झारखंड 6, बिहार 7 और उत्तराखंड 8। तो कितने क्षेत्र स्पर्श करते हैं? 8। तो उत्तर प्रदेश को 8 राज्य स्पर्श करते हैं। और इस उत्तर प्रदेश के बारे में ये कहा जाता है कि सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला ये भारत का एकमात्र राज्य है। इससे ज़्यादा किसी दूसरे राज्य की सीमा किसी दूसरे राज्यों को नहीं स्पर्श करती हैं। यहाँ पे 8 राज्य हैं, और यहीं पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक संघ शासित प्रदेश है जिसका क्या नाम है? दिल्ली। इसीलिए इस मामले में पढ़ते हैं 8 + 1, कुल संख्या कितनी हो गई? 9। अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछें कि उत्तर प्रदेश की जो अंतर्राज्यीय सीमा बनती है उसकी संख्या कितनी है, तो कितनी है? 9। अगर पूछें कि उत्तर प्रदेश कितने संघ शासित प्रदेशों को स्पर्श करता है तो 1, और वो 1 कौन है? दिल्ली है। कौन है? दिल्ली। और अगर हमसे पूछें कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती हैं तो 8। क्या आंसर होगा? 8। और अगर ये पूछ लिया गया कि उत्तर प्रदेश में जो संघ राज्य क्षेत्र हैं इनकी संख्या कितनी है जो स्पर्श करती है तो 9। तो वो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को मिलाकर वो पूछा जा रहा है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 8। उत्तर प्रदेश जिस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है उस देश का क्या नाम है? और ये एकमात्र एक ऐसा देश है जिसके साथ यूपी अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। नेपाल के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश किसी दूसरे देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। यहाँ पे एक प्रकार का क्वेश्चन आता है कि यूपी के किन जिलों को कौन सा राज्य स्पर्श करता है, या यहाँ पर नेपाल को उत्तर प्रदेश के कौन से जिले स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है। तो अगर इन जिलों को देखा जाए तो यहाँ पर जो जिला हमें दिखेगा सबसे पहले, इस जिले का नाम है सहारनपुर। क्या नाम है? सहारनपुर। तो ये एक जिला सहारनपुर है। सहारनपुर से अगर हम लोग नीचे आएंगे सबसे पहले तो एक दूसरा जिला दिखेगा। इस जिले का नाम है शामली। क्या नाम है? शामली। शामली से नीचे अगर हम लोग आएंगे, इस शामली से अगर हम लोग नीचे आएंगे तो दूसरा जिला दिखेगा। इस जिले का नाम है बागपत। क्या नाम है? बागपत। ये जो जिला, इस जिले का नाम बागपत। बागपत के नीचे अगर हम लोग आएंगे तो दूसरा जिला दिखेगा। इसका नाम है गौतम बुद्ध नगर। क्या नाम है? गौतम बुद्ध। क्रम याद रखो, सबसे पहले उसके नीचे शामली। क्या है? शामली। उसके नीचे बागपत। क्या है? बागपत। बागपत के नीचे गौतम बुद्ध नगर। कौन सा नगर है? गौतम बुद्ध नगर। बैठा लो कहीं, मतलब प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हो गए हो तुम लोग कि नहीं अपन बैग ना हटो, अपन कापी ना हटो। लड़कियों में यही होता है, हचक के प्रसन्नताप होता है, द बॉयज में नहीं होता है। भी कहो कहती तुम पढ़ो हम जा रहे हैं ना, हम पढ़ लिए आज जितना हमका पढ़ेगा रामा पढ़े उम्र चली गए और तुम पढ़ो है। कहो बैग न हटाइए, जैसे बैठते की तरह बैग हटा लेती, लेकिन नहीं हटाई तो जगह होगा छोड़ दिया करो और ये बैग ऊपर रखो। भाईचारा अपनाओ, सुलह कुल महोत्सव अपनाओ, हैं चरकुला नृत्य करोगी। अब आप समझिएगा कौन सा जिला है? सहारनपुर के दक्षिण में, शामली के दक्षिण में कौन सा है? बागपत के दक्षिण में गौतम बुद्ध नगर। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। और गौतम बुद्ध नगर के दक्षिण में आएंगे तो मिलेगा अलीगढ़। क्या मिलेगा? अलीगढ़। अलीगढ़ के दक्षिण में आएंगे तो मिलेगा मथुरा। क्या मिलेगा? मथुरा के दक्षिण में आएंगे तो मिलेगा आगरा। क्या मिलेगा? आगरा। और आगरा के दक्षिण में आप आएंगे तो मिलेगा इटावा। क्या मिलेगा? इटावा। ये यहाँ पे सोनभद्र है। ये जिला कौन सा है? ये सोनभद्र है। सोनभद्र से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, इस सोनभद्र से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जो जिला दिखेगा सबसे पहले उसका नाम है मिर्जापुर। कौन सा है? मिर्जापुर। मिर्जापुर के आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे यहाँ पे तो आपको जो दूसरा जिला दिखेगा उसका नाम है प्रयागराज। क्या नाम है? प्रयागराज से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो मिर्जापुर से जैसे
प्रयागराज, प्रयागराज से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे मिलेगा चित्रकूट। कौन सा मिलेगा? चित्रकूट। फिर चित्रकूट के बाद आगे आप देखेंगे तो मिलेगा बांदा। क्या मिलेगा? बांदा। बांदा से जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा महोबा। क्या मिलेगा? महोबा। और महोबा से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो दिखेगा आपको झांसी। क्या दिखेगा? झांसी। और झांसी के नीचे आप आएंगे तो ये ललितपुर है। ये क्या है? ललितपुर है। तो सोनभद्र, सोनभद्र के बाद मिर्जापुर, मिर्जापुर के बाद प्रयागराज, प्रयागराज के बाद चित्रकूट, चित्रकूट के बाद बांदा, बांदा के बाद महोबा, महोबा के बाद झांसी, महोबा के बाद झांसी। और झांसी से आप यहाँ आएंगे तो ये जालौन है। क्या है? जालौन। क्या है? जालौन। इसके बाद सोनभद्र से जैसे ही आप उत्तर की ओर चलेंगे तो सबसे पहले जिला मिलेगा चंदौली। क्या मिलेगा? चंदौली। और चंदौली से जैसे ही आप आगे जाएंगे तो मिलेगा आपको, जिससे जैसे ही आप आगे जाएंगे तो मिलेगा आपको गाजीपुर। क्या मिलेगा? गाजीपुर। और गाजीपुर से जैसे ही आप आगे बढ़े, यहाँ पे जैसे ही आप आगे बढ़े तो ये जिला मिला। इस जिले का नाम है बलिया। क्या नाम है? बलिया। और बलिया से जैसे ही आप आगे बढ़े तो ये मिला देवरिया। क्या मिला? देवरिया। क्या है? देवरिया। तो देखो सोनभद्र से उत्तर गए चंदौली, चंदौली के बाद गाजीपुर के बाद बलिया के बाद देवरिया, बलिया के बाद क्या है? देवरिया। फिर देवरिया से जैसे ही आप उत्तर में जाएंगे यहाँ पे तो ये पड़ेगा कुशीनगर। ये कौन सा नगर है? कुशीनगर है। फिर कुशीनगर से ही लगा हुआ एक दूसरा जिला है, इसका नाम है महाराजगंज। क्या नाम है? महाराजगंज। तो ये एक महाराजगंज है। इस महाराजगंज से आप आगे अगर देखेंगे, इस महाराजगंज से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो दूसरा जिला मिलेगा ये यहाँ पे, इसका नाम है सिद्धार्थनगर। क्या नाम है? सिद्धार्थनगर नाम है। सिद्धार्थनगर के आगे आप बढ़ेंगे तो पहुँच जाएंगे बलरामपुर। कहाँ जाएंगे? बलरामपुर। बलरामपुर से आगे आप बढ़ेंगे तो पहुँच जाएंगे श्रावस्ती। कहाँ जाएंगे? श्रावस्ती। फिर श्रावस्ती से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा पीलीभीत, बहराइच, सॉरी, आपको मिलेगा बहराइच। क्या मिलेगा? बहराइच। और इस बहराइच से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा पहले लखीमपुर है, फिर पहले पीले बैर, लखीमपुर, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी के बाद पीलीभीत, ये है पीलीभीत। पीलीभीत के बाद ये आपको मिलेगा बरेली। क्या मिलेगा? बरेली। बरेली के बाद रामपुर, बरेली के बाद रामपुर, रामपुर के बाद रामपुर के बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद बिजनौर, और बिजनौर के बाद मुजफ्फरनगर। कौन सा नगर? मुजफ्फर। मुजफ्फर के बाद सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर। लगभग ये 35 ज़िले हैं। अगर आप ऐसे इन ज़िलों को याद कर लें, इनको याद करने का तरीका होता है, तरीका हम आपको बताएंगे भी। अगर ये ज़िले आपको याद हो गए तो इससे दो काम आपके हो सकते हैं। एक बड़ा काम हो सकता है, नेपाल से लगे उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं, कौन सा ज़िला स्पर्श नहीं करता है। और जब भी ये क्वेश्चन आता है तो विकल्प में कुशीनगर ज़रूर रहता है, और कुशीनगर हम सही भी कर देते हैं कि कुशीनगर स्पर्श करता होगा। किस राज्य को कौन सा जिला स्पर्श करता है, इसको भी हम आसानी से समझ सकते हैं। तो केवल आपको ये वाले ज़िले याद रखने हैं, और बीच में याद रखना है लखनऊ को। किसको याद रखना है? ये लखनऊ है हमारा, ये हमारा अपना क्या है? लखनऊ है। इस लखनऊ के इधर सीतापुर है। कौन सा है? सीतापुर। और फिर सीतापुर के बाद इधर आप आएंगे तो मिलेगा हरदोई। क्या मिलेगा? हरदोई। इधर आप आएंगे तो मिलेगा उन्नाव। क्या मिलेगा? उन्नाव। इधर आएंगे तो मिलेगा आपको रायबरेली। और हम लोग कहाँ पाए जा रहे हैं? और इधर आप आएंगे तो मिलेगा आपको बाराबंकी। क्या मिलेगा? तो सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। अगर आपको लखनऊ में एंट्री करनी है तो आपको इनमें से किसी न किसी एक ज़िले से होते हुए आना पड़ेगा।
अगर आप प्रयागराज से लखनऊ जाना चाहते हैं तो बिना रायबरेली होते हुए नहीं जा सकते हैं। अगर आप अयोध्या से होते हुए आ रहे हैं तो बाराबंकी का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। तो ये याद रखो, ये हम लोगों से यूपी स्पेशल में पूछा जाता है। देखो हमने कहीं पर कानपुर का नाम नहीं लिखा है, तो वहाँ पे जब भी ऐसा विकल्प आएगा तो वो कानपुर विकल्प में रहता है। तो कानपुर हम लोग टिक भी कर देते हैं, नहीं कानपुर तो लखनऊ को स्पर्श करता होगा, गलत हो जाएगा हम लोगों का। तो इस लखनऊ को सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी ये जिले स्पर्श करते हैं। यहाँ पे याद रखो ये सिद्धार्थ नगर है। ये कौन सा नगर है? सिद्धार्थ नगर है। कौन सा नगर है? सिद्धार्थ। इस सिद्धार्थ नगर के दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो एक दूसरा नगर मिलेगा आपको। इस दूसरे नगर का नाम है, इसका नाम है संत कबीर नगर। क्या नाम है? संत कबीर नगर। मैं केवल वो जिले आपको बता रहा हूँ जो यूपी में पूछे जाते हैं। संत कबीर नगर के दक्षिण में अगर आप आओगे तो ये दूसरा जिला है, इसका नाम है आजमगढ़। क्या नाम है? आजमगढ़। और इस आजमगढ़ के दक्षिण में आप आओगे तो मिलेगा आपको संत रविदास नगर, और इसी संत रविदास नगर को ही भदोही कहा जाता है। तो भदोही का नाम बदल दिया गया था, संत रविदास नगर कर दिया गया था, लेकिन फिर उसे भदोही कर दिया गया। तो ये सारे नगर वाले हैं, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखो सिद्धार्थ नगर, उसके दक्षिण में संत कबीर नगर, उसके दक्षिण में आजमगढ़ और उसके दक्षिण में संत रविदास नगर। हालांकि अब आपको क्या पढ़ना है? भदोही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भदोही। तो इनमें से हमें ये देखना होगा कि कौन से उत्तर प्रदेश राज्य को स्पर्श करते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य को कौन से राज्य स्पर्श करते हैं, और कौन से राज्य उत्तर प्रदेश के जिलों को स्पर्श करते हैं। इनमें से अगर हम लोग देखेंगे तो एक एक जिलों को स्पर्श करने वाला जो राज्य, जैसे छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ केवल किसको स्पर्श करता है? सोनभद्र को। किसको? सोनभद्र को। जैसे ये झारखंड है तो झारखंड भी केवल किसको करता है? सोनभद्र को। जैसे ये हिमाचल प्रदेश है तो ये भी किसको करता है? सहारनपुर को। मतलब एक एक जिलों को स्पर्श करने वाले 3 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 3। जैसे एक राज्य का नाम हम लोगों ने पढ़ा है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के केवल एक जिले को स्पर्श करता है। वो जिला कौन सा है? सहारनपुर। दूसरा है छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो यूपी के केवल एक जिले को स्पर्श करता है, उसका नाम सोनभद्र। उसके बाद है झारखंड। क्या है? झारखंड। झारखंड एक ऐसा राज्य है जो यूपी के केवल एक जिले को स्पर्श करता है, वो जिला कौन सा है? सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। तो ये हमें याद रखना है। ये 3 जिले हम लोगों से पेपर में क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से पड़ोसी राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के केवल एक जिले को स्पर्श करते हैं। तो ऐसे राज्यों की संख्या 3। एक कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। दूसरा और तीसरा ये सोनभद्र है। सोनभद्र के ये झारखंड है, ये झारखंड, छत्तीसगढ़, इधर मध्य प्रदेश, इधर बिहार है। मतलब ये जो सोनभद्र है हमारा, ये जो हम लोगों ने सोनभद्र बना रखा है, इधर बिहार है, ये झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है और ये मध्य प्रदेश। तो इसलिए पढ़ते हैं कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करता है। और कितने राज्यों को? 4 राज्यों को। तो हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि सोनभद्र जो है हमारा, ये हमारा जो सोनभद्र है, ये उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो अपने 4 पड़ोसी राज्यों को स्पर्श करता है। उनमें से एक मध्य प्रदेश है, एक छत्तीसगढ़ है, एक झारखंड है और एक क्या है? बिहार है। तो हमें ये याद रखना है जो 4 राज्यों को ये स्पर्श करता है उसमें से एक जो है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। दूसरा कौन सा है? छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। और तीसरा अगर देखा जाए तो कौन सा है? झारखंड। और चौथा कौन सा है? बिहार। कौन सा है? बिहार। तो ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। दूसरी चीज, इस मध्य प्रदेश से अगर देखा जाए, इस मध्य प्रदेश से, तो देखो ये सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, आगरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहीं एक छूट गया होगा, 11। ललितपुर, ये ललितपुर,
तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य, जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है। तो हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है। और ये कितने जिलों को स्पर्श करता है? 11। कितने? 11। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश, और ये कितने जिलों को स्पर्श करता है? 11। कितने? 11। तो ये 11 जिलों को स्पर्श करता है। मामला इनका आगरा से शुरू होता है। तो आगरा, इटावा, जालौर, ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो कितने जिले हो गए? 11। तो ये 11 जिलों को स्पर्श करता है। अब जैसे ये जिले लिखे हुए हैं, इनका पूरब से पश्चिम की ओर क्रम आ जाता है लगाने के लिए। प्रयागराज दे दिया, आगरा दे दिया, इटावा दे दिया, सोनभद्र दे दिया, कि इनका पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब क्या लगाइए? क्रम लगाइए। तो यहाँ पर इन चीज़ों को भी हम लोगों को ध्यान रखना है। तो ये मध्य प्रदेश 11 जिलों को स्पर्श करता है। दूसरी चीज़ देखा जाए, ये जो राजस्थान है, कौन सा है? ये राजस्थान यूपी के केवल 2 जिले, एक आगरा, दूसरा मथुरा। तो राजस्थान यूपी के केवल 2 जिलों को स्पर्श करता है, और ये केवल 2 जिले कौन से हैं? आगरा और मथुरा। तो ये आगरा को स्पर्श करता है और किसको करता है? मथुरा को करता है। इसके अलावा अगर देखा जाए बिहार के बारे में, देखा जाए किसके बारे में? बिहार। तो बिहार यूपी के लगभग 7 जिलों को स्पर्श करता है। कितने? 7। सबसे नंबर 1 सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। तो 1 2 3 4 5 6 7। और अगर आपको ऐसे जिले याद हैं तो ये जिलों को उत्तर से दक्षिण क्रम आता है लगाने के लिए, आसानी से लगा सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि महाराजगंज, उसके दक्षिण में कुशीनगर, उसके दक्षिण में देवरिया, उसके दक्षिण में बलिया, उसके दक्षिण में गाजीपुर, उसके दक्षिण में चंदौली, और उसके दक्षिण में सोनभद्र। तो बिहार जितने जिलों को स्पर्श करता है वो 7 है। पेपर में क्वेश्चन कैसे देंगे? राज्य लिखे रहेंगे और दूसरी तरफ जिलों की संख्या लिखी रहेगी, और आपसे कहेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हम लोगों को इस हिसाब से बताना होगा। इसके अलावा देखा जाए, ये ललितपुर, ये ललितपुर को देखें। ललितपुर के इस तरफ भी एमपी है, इसके दक्षिण में भी एमपी है, और इसके पश्चिम में भी एमपी है। मतलब ये जो ललितपुर है, ये ललितपुर, ये उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो एक ही राज्य से 3 ओर से घिरा है। एक ही राज्य से 3 ओर से घिरा है। इधर पश्चिम में एमपी, दक्षिण में एमपी और पूरब में एमपी। तो क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जो एक ही राज्य से 3 ओर से घिरा है? तो वो राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मतलब हमसे क्वेश्चन आता है कि ललितपुर किस राज्य से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो हमें ये याद रखना है कि जो ललितपुर है हमारा, ये हमारा जो ललितपुर है, ये एक ही राज्य से 3 ओर से घिरा हुआ है, और वो राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ऐसे बलिया भी आपको मिलेगा। तो बलिया का इधर ये और ये पूरा इलाका किसका है? बिहार का। किसका है? बिहार का। लेकिन यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि ललितपुर एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो मध्य प्रदेश से 3 ओर से क्या है? घिरा हुआ है। जिलों का मामला थोड़ा सा लंबी बनता है, लेकिन इसको समझना और याद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो राजस्थान हो गया। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा को सहारनपुर, शामली, बागपत, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, 1 2 3 4 5 6। गाजियाबाद नहीं करता है, ये याद रखिएगा। गाजियाबाद हरियाणा को स्पर्श नहीं करता है। तो गाजियाबाद हरियाणा, मतलब जब भी इससे प्रश्न आएगा कि यूपी का कौन सा जिला हरियाणा को स्पर्श नहीं करता है, तो उसके विकल्प में गाजियाबाद जरूर रहेगा। और ये याद रखना कि गाजियाबाद हरियाणा को टच नहीं करता है। गौतम बुद्ध नगर का बाड़ा आ जाता है बीच में, इसलिए गाजियाबाद नहीं स्पर्श करता है। तो इसमें सहारनपुर है, ये शामली है, ये बागपत है, ये गौतम है, ये अली है, ये कौन है? मथुरा। तो यहाँ तक इसकी सीमाएं फैली हुई हैं। तो ये इसका मामला है। हिमाचल प्रदेश को केवल एक ही जिला है, वो जिला कौन सा है? सहारनपुर। कोई मतलब ही नहीं इसका, है ना।
इसके बाद ये उत्तराखंड का बॉर्डर है। ये किसका बॉर्डर है? उत्तराखंड का। ये हमारा उत्तराखंड है इधर। और उत्तराखंड को स्पर्श करने वाले जिले देखें तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद। कौन सा है? मुरादाबाद, बरेली और रामपुर, और बरेली और पीलीभीत। मतलब पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, ये इतने जिले किसको स्पर्श करते हैं? उत्तराखंड को। किसको? उत्तराखंड को। पेपर में प्रश्नों के पूछने के तरीके बदल चुके हैं। रट्टाफिकेशन, रटे रटाए क्वेश्चन, वन लाइनर अब पेपर में नहीं आते हैं। तो वो आपसे ऐसे उत्तर से दक्षिण लगवा सकते हैं, वो आपसे ऐसे पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम लगवा सकते हैं, वो आपसे ऐसे उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर लगवा सकते हैं, और वो ऐसे पश्चिम से पूरब लगवा सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नेपाल है। नेपाल में अगर देखो तो मामला पीलीभीत से शुरू होता है। तो नेपाल को स्पर्श करने वाले यूपी के जिले पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। जब भी नेपाल से आता है कि नेपाल को उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता है, अभी उसमें दे दिया जाए गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, तो हम लोग लगा देते हैं कि नहीं ये तो करता होगा। तो कुशीनगर की सीमा ये है, महाराजगंज की सीमा ये बन जाती है। ये नेपाल को स्पर्श करने वाले ज़िले हो गए। मतलब अगर हम लोग देखे जाएं कि नेपाल को उत्तर प्रदेश के जो ज़िले स्पर्श करते हैं उसमें देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा मिलता है? पीलीभीत। कौन सा है? पीलीभीत। पीलीभीत के बाद लखीमपुर, लखीमपुर के बाद बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है, तो ये इनका अपना तरीका होता है याद करने का। अब इसको आप समझो कि इसको कैसे याद किए। आसान है, मतलब हो सकता है कि आपको हो सकता है कि ये लंबी लगे, लेकिन जैसा मैंने याद किया मैं वो तरीका आपको बताता हूँ, और उससे याद भी है तो इसका मतलब तरीका ठीक है। थोड़ा बहुत मामला मिसप्रिंट कहीं ना कहीं हो जाता है दिमाग से। जैसे गाना गाओ तो ज़रूरी नहीं कि गाना आप सही गा रहे हो। तो इसीलिए गायक ने भी कहा कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए। जब अच्छे अच्छे लोग गाना गा सकते हैं जिनकी आवाज़ बहुत बेकार है, तो फिर आप भी गा सकते हैं। आप समझ ही सकते हैं कि हम किसकी बात कर रहे होंगे। उनका नाम नहीं ले सकते हैं ना, मामला ये हो जाएगा। तो अब आप समझिए इस चीज़ को, जान गए हो ना? आओ इधर आ जाओ। तो देखो इसमें है, इसकी मतलब लाइन है। लाइन ये है कि शहर की शामली, शहर का शाम, शहर का शाम, शहर की शाम को गौतम बुद्ध। कौन? शहर की शाम को गाजे बाजे के, शहर की शाम को, शहर की शाम को बाग में। कहाँ में? बाग में। गाजे बाजे के साथ, गाजे बाजे के साथ गौतम बुद्ध टहलने निकले। गौतम बुद्ध क्या करने निकले? टहलने निकले। तो शहर की शाम को बाग में गाजे बाजे के साथ गौतम बुद्ध टहलने निकले। तो शहर मतलब सहारनपुर, शाम को मतलब शामली, बाग मतलब बागपत, और कौन टहलने निकला? गौतम बुद्ध। तो शहर की शाम को बाग में गाजे बाजे के साथ गौतम बुद्ध टहलने निकले। इसको 2-3 बार लय में बोल देना है, उस पर प्रैक्टिस कर। जब तुम आप लय पर बोल लोगे ना तो तुमको उसकी ज़रूरतें नहीं पड़ेगी। उसकी जैसे गाड़ी जब आप नहीं सीखते हो, साइकिल नहीं सीख पाते हो, तो पीछे से एक जने केरल पकड़े रहा थी, और अगर आपको पता चल जाता कि नहीं कौन नहीं पकड़े, तो आप पहले कहो साइकिल पर से कूद जाओ। तो अगला आदमी करता क्या है? कुछ देर केरल पकड़े है, पकड़े है, पकड़े है, पकड़े है, और फिर केरियल छोड़ दिया। हालांकि तुम गिर जाते हो आगे जाके, लेकिन जैसे जब तुम गिर जाते हो तो फिर तुम साइकिल चलाना, फिर तुम्हें सहारे की ज़रूरत। तो ये तब तक के लिए जब तक तुमको ये नहीं याद है। तो देखो, शहर की शाम को बाग में गाजे बाजे का मतलब हुआ गाजियाबाद, मतलब गाजियाबाद। गौतम जी निकले बाहर, उनको रास्ते में मिल गए अली। कौन मिल गए? अली। फिर दोनों ने मिलकर मथुरा में आग लगा दी। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, नहीं सोचो गौतम बुद्ध जी आग लगा दी।
समझाने के लिए। अली और गौतम जी मिलकर मथुरा में क्या लगा दिए, और जब लगा दी नाक तो ईटा गए पाक। ईटा कहाँ हो गए, पाक गए, क्योंकि ईटा को पकाने के लिए आग लगाने की जरूरत है। तो शहर की शाम को बाग में गाजे बाजे के कौन टहलने निकल रहा, रास्ते में कौन मिले, और दूज ने मिलके मथुरा वा, और फिर ईटा, ये इसका क्रम है। जब ये सिद्धांत आया तो कहीं नहीं तो गलत भाई, ये तरह तो ना कहे चाहिए, तुम कहना अच्छा दूसरा ले लियो। सोनभद्र, सोना के मिर्जा ने, मैंने सोना बोला है, मैंने छोना नहीं बोला है। वो छोना होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय शब्द है। कल वो अंतर्राष्ट्रीय शब्द भाई समझिए आप। कल संयुक्त राष्ट्र संघ से हमारी बातचीत हुई, हमने कहा हमारे पास दो चीज़ें हैं, इसे आप अंतर्राष्ट्रीय शब्द घोषित कराइए। एक, प्रधानी के चुनाव को अंतर्राष्ट्रीय चुनाव घोषित कराइए, नाली के विवाद को अंतर्राष्ट्रीय विवाद घोषित कराइए, और छोना शब्द को अंतर्राष्ट्रीय शब्द घोषित कराइए। और अगर कहीं छोना अगर कहीं हकला रहा है तो फिर तो मामला और गड़बड़ है। बाबू ने थाना थाया, और बाबू थाना वाना ही यहाँ तक हसक बैठे, लेकिन बाबू को फिर शब्द यार रात नहीं कि तुम खाओ तो फिर हम खाए, ये वाला मामला रहता है। आओ भागी आओ, इधर भागी आओ। तो सोना के मिर्जा ने, किसके मिर्जा ने, सोना के मिर्जा ने प्रयास करके क्या किया, और एक चित्र बनाया। तो सोना के मिर्जा ने प्रयास करके एक चित्र बनाया, और इसे मोहब्बत के बंदे को, मोहब्बत के बंदे को बहुत पसंद आया। मोहब्बत के बंदे को क्या आया, पसंद आया। और मारे लालच के, किसने, मारे लालच के इसने झांसी जला दिया। झांसी क्या कर दिया, और जब जला दी तो ईटा पाक गवा। मैंने क्या कहा, यह तरीका होता है। देखो भाई, आपको याद करना है, नहीं याद होता है तो इससे अच्छा एक तरीका एक बार याद करके ही देख लिया जाए। और मैप से आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो कभी भूला नहीं जाता है। सोना चांदी गाजी ले गया, सोना चांदी गाजी ले गया, और बलिया देवर ले गया। ऐसे ही है भाई, आप बाली बोल दियो, बाली देवर ले गया, तो बलिया कौन ले गया, देवर ले गया। और सोना चांदी कौन ले गया, तुमका यह वाली सबसे बढ़िया लाग हुई। ये तरह वाला कुछ हो तो बताओ, कहूँ जेठ हुए तो बता दियो, क्योंकि हम तो जेठ लागी, हम कहूँ ले जाके मौका मिल जाए, है ना। तो आप दोस्तों, सोना चांदी गाजी ले गया, बलिया देवर ले गया। कुशीनगर के, कहाँ के, कुशीनगर के महाराज सिद्धार्थ, बलराम और श्रावस्ती बाहर गए। कुशीनगर के महाराज सिद्धार्थ, बलराम, श्रावस्ती बाहर गए। कहाँ गए, बाहर गए। कहाँ गए, बाहर गए। और पीले बैर खाए। कौन बैर, पीले बैर खाए। पहले खीरी गए, गड़बड़ा जाता मामला लुड़िस हो जाए। पहले खीरी मतलब पहले पीली भी, बरेली से पहले पहले क्या आएगा, लखीमपुर खीरी। तो पहले लखीमपुर खीरी, फिर पीले बैर खाए। और बैर किसने खाए थे, राम ने। किसने खाए थे, तो पीले बैर किसने खाए, और जब राम ने वो बैर खाए तो राम को आई मजा। या पीले बैर खाने से सबरी की मुराद हो गई पूरी।
और फिर ये मिल गई इनको क्या, विजय, और फिर विजय से चले गए ये मुजफ्फरनगर, खत्म हो गया मामला। इसको दिमाग में केवल एक बार बैठा लेना। सबसे अच्छा तरीका ये होता है, आप जिले देखो, मैप उठाओ और बारी बारी से जिले देखो। लेकिन जब आप मैप में जिले लिखने बैठोगे तो मैं यहाँ नहीं धरे मिला था, यह वाला पहले आएगी, यह वाला पहले आएगी, समझ गए। तो इसलिए इनको एक तरफ से हम लिखा देंगे, केवल जिले कौन कौन से हैं तो वो आप बना लीजिएगा। तो इन चीज़ों को पहले थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, फिर आगे मामला बढ़ाते हैं। तो लिखिएगा, लिखिए उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर एवं सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, सबसे पूर्वी जिला बलिया, वह सबसे पश्चिमी जिला शामली है। सबसे पश्चिमी जिला शामली है। सबसे पश्चिमी जिला क्या है, शामली है। लिखिए उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार, 23 डिग्री 52 मिनट, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट, 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसका पूर्वी विस्तार 77 डिग्री, ये लिखा है ठीक है, 77 डिग्री 5 मिनट, 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। पूर्वी देशांतर तक है। देखो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले राज्य, उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले राज्य, उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले राज्य, नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश लिखिएगा। सहारनपुर जिले को ये स्पर्श करता है, सहारनपुर जिले को ये स्पर्श करता है। नंबर 2 हरियाणा, नंबर 2 हरियाणा, सहारनपुर कमा शामली कमा बागपत, बागपत कमा गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, अलीगढ़ और मथुरा। जिलों की संख्या जरूर लिख लेना। कितने जिले हैं? 6 ना, संख्या आती है मिलाने के लिए, एक तरफ राज्य दूसरी तरफ जिलों की संख्या। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। राजस्थान में लिखिएगा, नहीं वो नहीं लिखिएगा। राजस्थान में लिखिएगा आगरा और मथुरा। राजस्थान में लिखिएगा आगरा और मथुरा, आगरा और मथुरा, आगरा और मथुरा। मध्य प्रदेश में लिखिएगा ब्रैकेट में 11 जिले, मध्य प्रदेश के ब्रैकेट में 11 जिले, 11 जिले। सोनभद्र, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर,
जालौन, इटावा, आगरा। इटावा, आगरा। इटावा, आगरा। कितने जिले हैं इसमें? इसमें लिखिएगा एक पॉइंट, लिखिए मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है। ललितपुर तीनों ओर से मध्य प्रदेश राज्य से घिरा है। ललितपुर तीनों ओर से मध्य प्रदेश राज्य से घिरा है। मध्य प्रदेश राज्य से घिरा है। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, सोनभद्र। छत्तीसगढ़, सोनभद्र। झारखंड, सोनभद्र। झारखंड, सोनभद्र। बिहार, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। क्या है? महाराजगंज। उत्तराखंड लिखो। उत्तराखंड में लिखो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। 7 जिले होंगे ना, देखो इसमें कितने जिले हैं। ठीक। अगला है नेपाल। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। और नोट डाल के लिख लो, कुशीनगर नेपाल को स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि ये आयोग में 2 बार पूछा गया है। कुशीनगर नेपाल को स्पर्श नहीं करता है। कुशीनगर नेपाल को स्पर्श नहीं करता है। देखो, लखनऊ को स्पर्श करने वाले जिले, सीतापुर, नंबर 2 हरदोई, नंबर 3 उन्नाव, नंबर 4 रायबरेली और बाराबंकी। ये लखनऊ को स्पर्श करते हैं। ठीक है। लिखिए सिद्धार्थनगर, कौमा संत कबीर नगर, आजमगढ़, संत रविदास नगर, ब्रैकेट में भदोही लिख लेना, भदोही। और ये उत्तर से दक्षिण की ओर के जिले हैं। ठीक, ये 2 बार पेपर में आया है, इसलिए इसको हम अलग से बता दिए हैं। सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, आजमगढ़ और कौन सा है? संत रविदास नगर। और संत रविदास नगर का ही नाम क्या है?
तो वर्तमान में फिर इसे भदोही कर दिया गया। इसे क्या कर दिया गया था? संत रविदास नगर। तो ये हम लोगों को यहाँ पे देखना है। और ये हम लोगों ने पढ़ लिया। लिखेगा, लिखिए सोनभद्र। सोनभद्र नोट डाल के है। सोनभद्र 4 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। सोनभद्र 4 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। नंबर 1 मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। नंबर 2 छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। नंबर 3 झारखंड, झारखंड। और नंबर 4 बिहार। नंबर 4 क्या है? बिहार है। तो नंबर 4 बिहार है। अगला पॉइंट लिखिएगा दिल्ली। दिल्ली यूपी के 2 जिलों को स्पर्श करता है। दिल्ली, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। और इसको नोट डाल के लिख लीजिएगा। नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। ये पूछा गया है। नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। तो स्थित है काहे लिखते हो? गौतम बुद्ध नगर लिखो, उसके नीचे एरो बनाओ, नोएडा लिख दो, बस खत्म। तो नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। तो दिल्ली कितने जिलों को स्पर्श करता है? 2, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। इसी उत्तर प्रदेश से संबंधित इस उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, इसका क्या देखना है? कुल क्षेत्रफल। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928। तो इसका कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और इसका कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है। इसे याद रखिएगा। पेपर में आपसे ये नहीं पूछेंगे कितना है, वो 2 कूट देंगे आपको। ठीक है। लिखा रहेगा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी है, देश की कुल जनसंख्या का इतना परसेंटेज है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत है। 9 लिख सकते हैं, 6 से कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि देश का कुल क्षेत्रफल का ये कितना है? 7.3। और कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से ये देश का 4था सबसे बड़ा राज्य है। देश का 4था सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नंबर 2 पर मध्य प्रदेश है। नंबर 3 पर महाराष्ट्र है। और नंबर 4 पर उत्तर प्रदेश है। पहले ये 5वें नंबर पे हुआ करता था, लेकिन जब आंध्र प्रदेश 4थे नंबर पे हुआ करता था, आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना बन गया तो इसका स्थान कौन सा हो गया? 4था। दूसरी चीज़, इस उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए, यहाँ पे संसद, यहाँ पर संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो दोनों सदनों की सीटें हैं। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80। तो यहाँ पर लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80। और राज्यसभा की सीटें हैं 31। तो हमें याद रखना है कि यूपी में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 और राज्यसभा की 31। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इस विधानमंडल के अंतर्गत अगर देखा जाए, इस विधानमंडल के अंतर्गत तो उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। कैसी है? द्विसदनात्मक व्यवस्था। और यहाँ पे जो द्विसदनात्मक व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। अगर किसी राज्य में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होती है तो ऐसे राज्यों को कहा जाता है द्विसदनात्मक राज्य। तो यहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। और यहाँ पर विधानसभा की 403 सीटें हैं। पहले 404 हुआ करती थी। वो एक कौन होता था? एंग्लो इंडियन होता था। ठीक है, जिसे 104 संविधान संशोधन के द्वारा
उन व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया। तो ये 403 है। अच्छा, दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में ये कहा गया है कि किसी भी राज्य में विधानसभा की सीटें 500 से अधिक नहीं हो सकती हैं। और यूपी में कितनी है? 403। और हमें ये याद रखना है कि इस यूपी में जो इतनी सीटें हैं, ये भारत के किसी भी राज्य में सबसे अधिक विधानसभा वाली सीटें हैं। इससे ज़्यादा विधानसभा की सीटें भारत के किसी दूसरे राज्य में नहीं हैं। तो सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। कितनी है? और यहाँ लोकसभा की कितनी है? राज्यसभा की? क्वेश्चन ऐसे देंगे, निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करें। देखो, अब पेपर में डायरेक्ट नहीं देते हैं, 3 शब्द लिख देंगे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 हैं, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, या ऐसे लिख देंगे कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं ये किसी भी राज्य में सबसे अधिक हैं। राज्यसभा की सीटें किसी भी राज्य में सबसे अधिक हैं यूपी में। विधानसभा की सीटें किसी भी राज्य में सबसे अधिक हैं। तो वो डाटा नहीं देंगे, शब्द बदल देंगे। अच्छा, इस विधान परिषद का जो गठन किया गया यूपी में, वो 1937 में किया गया। तो विधान परिषद का गठन कब हुआ? 1937 में। और अगर पूछें कि विधानसभा का गठन कब हुआ यूपी में, तो 1952 में हुआ। तो 1952 में विधानसभा का गठन हुआ, 1937 में विधान परिषद का गठन हुआ। और विधान परिषद की अगर सीटें यूपी में देखी जाएं तो 100 हैं। कितनी है? तो यूपी में विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? 100। विधानसभा की कितनी है? 403। और इतनी ज़्यादा सीटें भी किसी राज्य में नहीं है विधान परिषद की भी। भारतीय संविधान में अनुच्छेद ये कहता है कि किसी भी राज्य में विधानसभा परिषद की जो सीटें होती हैं, उस राज्य की विधानसभा की कुल सीटों का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती हैं। ये नियम है। तो जैसे यूपी में विधान परिषद की सीटें 403 का अगर हम 1/3 निकालेंगे, उससे अधिक नहीं हो सकती हैं। कम होंगी लेकिन ज़्यादा नहीं होंगी। और 100 सीटें किसी भी राज्य में नहीं हैं। तो याद रखना, यूपी की विशेषता है, यहाँ पर विधानसभा की सीटें भी सबसे ज़्यादा हैं देश में, और यहाँ पर विधान परिषद की सीटें भी ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। शब्दों का खेल होता है, शब्द अगर नहीं समझ पाए तो आंसर गलत हो जाता है भाई। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये सारा मामला है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सारी सीटें हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश का, इसका अपना राजकीय चिन्ह क्या है, इसके राजकीय चिन्ह को अगर देखा जाए क्या है इसका राजकीय चिन्ह, तो कहा गया कि इसका राजकीय चिन्ह क्या है। इसका राजकीय चिन्ह है कि एक चक्र बना है और उसमें कितनी मछलियां हैं? 2 मछली हैं। कितनी है? 2। और तीर, एक तीर है और एक क्या है? बाण है। तीर कितने हैं? एक तीर, एक बाण और मछली 2 हैं। गलत कराते हैं। बाण 2 हैं। धरो, बस करो। 2 मछलियां हैं। कितनी मछलियां हैं? तीर कितने हैं? तो एक तीर, एक बाण और मछली। गलत कराते हैं। 2 तीर, 1 मछली लिखा रहेगा। और ये जो राजकीय चिन्ह अपनाया गया यूपी में, ये कब अपनाया गया? 1938 में। तो ये राजकीय चिन्ह कब अपनाया गया? 1938 में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बाकी चीज़ें आपको पता ही होगी। जैसे इस उत्तर प्रदेश की जो राजभाषा है, वो राजभाषा क्या है? हिंदी। क्या है? हिंदी। लेकिन हिंदी के अलावा भी इसकी दूसरी राजभाषा उर्दू। क्या है? उर्दू। और उर्दू को राजभाषा के रूप में बनाया गया 1989 में। कब अपनाया गया? 1989 में। तो 1989 में उर्दू दूसरी राजभाषा है। भारतीय संविधान में ये अधिकार दिया गया है विधानमंडलों को कि वो अपने राज्य की राजभाषा 1 से अधिक भाषाओं को बना सकते हैं, और ऐसी भी किसी भाषा को अपनी राजभाषा बना सकते हैं जिसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में न हो। इसके अलावा अगर देखा जाए, ये राजभाषा हो गई। अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी देखा जाए तो इसका राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। क्या है? सारस है। और अगर इसका राजकीय पुष्प देखा जाए तो पलाश है। क्या है? पलाश। और इसका राजकीय पशु, इसका राजकीय पशु है बारहसिंगा।
तो इसका राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। राजकीय पक्षी क्या है? सारस। राजभाषा कितनी है? 2। एक कौन सी है? दूसरी उर्दू का अपनाया गया। इसके राजकीय चिन्ह में कितनी मछलियां हैं? और एक तीर और एक, और ये कब अपनाया गया? यहाँ पे विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? विधान परिषद का गठन, विधानसभा की सीटें, और ये भारत में सबसे, और ये भी भारत में सबसे, विधानसभा का गठन, राज्यसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें, और ये चारों जो मामले हैं ये भारत में सबसे अधिक हैं। चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा, चाहे विधानसभा, चाहे विधान परिषद, जितना यहाँ है उतना कहीं नहीं है, भारत के किसी भी दूसरे राज्य में नहीं है। इसके अलावा अगर देखा जाए इस यूपी के बारे में, तो यहाँ पे अगर मंडल देखा जाए तो मंडल कितने हैं? 18। मंडल कितने हैं? 18। तो यूपी में मंडल कितने हैं? 18। और अगर नगर निगम देखा जाए तो नगर निगम कितने हैं? 17। तो नगर निगम कितने हैं? 17। मंडल कितने हैं? और अगर जिले देखे जाएं तो जिले कितने हैं? 75। जिले कितने हैं? 75। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं यूपी की, ठीक है। इसमें से कुछ चीज़ें आपको लगभग पता भी होंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी बताने का प्रयास किया गया है। तो यूपी का कुल क्षेत्रफल है 2,40,928। मोबाइल कितने अंकों का होता है? 10। याद होगा, डिलीट करने पर भी याद होगा। इसमें कितने अंक हैं? इसको याद कर डालो, 240, 900। ये यूपी का कुल क्षेत्रफल है। देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3 नहीं, 7.3, 7.3 वह है, मतलब भाव कुल मिला के। अच्छा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 10 से कौन सा स्थान? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? राज्यसभा की, और ये देश में सबसे लोकसभा और दोनों अधिक हैं। उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। क्या है? द्विसदनात्मक, मतलब यहाँ विधानसभा भी और और यहाँ पर विधानसभा की सीटें, ये भारत में सबसे राज्यों में, ठीक है। विधानसभा का गठन कब हुआ? विधान परिषद का गठन कब हुआ? और यहाँ पे सीटें कितनी? ये किसी भी राज्य में विधान परिषद की सीटों में सबसे अधिक का मामला है। उत्तर प्रदेश की राजकीय चिन्ह में कितनी मछली और तीर बाण, और ये कब अपनाया गया? उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी, और राजभाषाएं हैं कितनी? दूसरी राजभाषा उर्दू कब अपनाया गया? इसका राजकीय पक्षी, राजकीय पुष्प, राजकीय पशु, यहाँ मंडल कितने हैं? नगर निगम, जिले कितने हैं? 75 हैं। कितने हैं? 75। तो लिखिएगा इसको, देखिए उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, जिसको लगता है हम चार्ट बनाएंगे वो अपना चार्ट बना ले, बाकी हम बोल दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का, ये लाइन महत्वपूर्ण है, इसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, 7.3% है, 7.3% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। बोलो सर, 1 घंटे हो गए? हाँ होंगे। उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 महाराष्ट्र, और नंबर 4 उत्तर प्रदेश।